मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक था, 18वीं शताब्दी में ढलने लगा। आंतरिक कलह और महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौतियों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों की पकड़ ढीली कर दी। सदियों तक दौलत और वैभव का पर्याय रहे इस साम्राज्य का पतन हो रहा था। इस गिरावट ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिससे नई ताकतों, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। बड़े हिस्से का वास्तविक शासक बन गया। एक समय के शक्तिशाली मुगल सम्राट केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। उनका अधिकार उनकी पिछली स्थिति की छाया मात्र था। मुगलों का पतन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने न केवल एक युग का अंत किया, बल्कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। एक ऐसा दौर जिसने उपमहाद्वीप के भाग्य को गहराई से प्रभावित किया। राष्ट्रवाद के बीज और एक स्वतंत्र भारत के विचार मुगल साम्राज्य की राख में बोए गए थे। स्वतंत्रता संग्राम हालांकि अभी भी दशकों दूर था, लेकिन इसकी जड़ें परिवर्तन और उथल-पुथल के इस दौर में थीं। ब्रिटिश राज, जैसा कि भारत में ब्रिटिश शासन को जाना जाता था, उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। पश्चिमी शिक्षा, प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक प्रणालियों की शुरुआत का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। देश के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ते हुए रेलवे का निर्माण किया गया। नए विचारों और अवधारणाओं को पेश करते हुए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। हालांकि यह आधुनिकीकरण एक कीमत पर आया। ब्रिटिश नीतियां अक्सर बढ़ती असंतोष के प्रति सचेत अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने धार्मिक और जातीय मतभेदों का फायदा उठाया। यह रणनीति, जबकि अल्पकालिक रूप से प्रभावी थी, ने भारतीय समाज के भीतर सामाजिक विभाजन को और गहरा कर दिया। औपनिवेशिक शासन के इस दौर में भावी संघर्षों के बीज बोए गए थे। भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। जहां एक ओर यह आधुनिकीकरण लेकर आया और नए विचारों को पेश किया, वहीं दूसरी ओर इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक शोषण और सामाजिक विखंडन भी हुआ। ब्रिटिश शासन की विरासत आज भी भारत को अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पश्चिमी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के आदर्शों के संपर्क में आने वाले शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अधिक स्वायत्तता और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने संगठन बनाए। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का मुख्य मंच बन गया। और फिरोज शाह मेहता जैसे नेता प्रमुख आवाजों के रूप में उभरे।
जिन्होंने संवैधानिक सुधारों और स्वशासन की वकालत की। कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संवाद, बहस और लामबंदी के लिए एक मंच प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीय आकांक्षाओं के लिए एक एकीकृत आवाज प्रदान की और उस जन आंदोलन की नींव रखी जिसने अंततः भारत की स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के पैरोकार के रूप में कांग्रेस की विरासत आज भी भारतीय राजनीति को आकार देती है। जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन ने गति पकड़ी, वैसे वैसे कुछ मुसलमानों में हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं भी बढ़ती गईं। 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग मुस्लिम आशंकाओं की आवाज के रूप में उभरी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने शुरू में एक संयुक्त भारत के भीतर मुसलमानों के लिए अधिक अधिकारों और सुरक्षा की मांग की। हालांकि जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया, और बहुआयामी थे। इनमें ऐतिहासिक शिकायतें, धार्मिक मतभेद और राजनीतिक और आर्थिक हाशिए पर जाने की भावना शामिल थी। फूट डालो और शासन करो की ब्रिटिश नीति, जिसने अक्सर सांप्रदायिक तनावों का फायदा उठाया, ने स्थिति को और बढ़ा दिया। एक अलग राष्ट्र के लिए मुस्लिम लीग की मांग भारतीय समाज के भीतर बढ़ते ध्रुवीकरण को दर्शाती है। मुस्लिम लीग का उदय और पाकिस्तान की उसकी मांग ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जटिलता की एक नई परत जोड़ दी। इसने एक विविध समाज में एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान बनाने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। पाकिस्तान की मांग अंततः भारत के विभाजन का कारण बनेगी, एक दर्दनाक घटना जिसकी लंबी परछाई उपमहाद्वीप पर पड़ रही है।